फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस इज द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि अभिधम्म संगनी में जो हमने 4 टाइप के कॉन्शियसनेस पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे, उसमें दूसरे नंबर का जो कॉन्शियसनेस है वह फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस है। फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस को कहते हैं रूपवकारम। रूपवकारम मतलब रूपक मन का कॉन्शियसनेस। रूप का मतलब जैसे कि कोई मनुष्य है, कोई प्राणी है जिसका एक आकार है, जिसका एक रूप है, उसका एक कॉन्शियसनेस भी है, उसी को रूपक कॉन्शियसनेस कहा या फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस कहा। बुद्धिज्म में ये जो कॉन्शियसनेस है, जो एक रूपक कॉन्शियसनेस है, जो एक मनुष्य या हम कहें कि कोई भी जीव के पास होता ही है, इसको समझने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि ये एक मेडिटेटिव फॉर्म है और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए एक मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और उस मेडिटेटिव स्टेज को उन्होंने नाम दिया जना। जना, JHANA, जना। और जना का जो परिभाषा है उसको कहा गया है कि वह एक ऐसी स्टेट है जब मन, माइंड और ऑब्जेक्ट एक दूसरे में समा जाए, उसको कहते हैं मेडिटेशन। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है, उन्होंने एक तरीका बताया मेडिटेशन कैसे शुरू करें। अगर हम फॉर्म स्फीयर की बात करते हैं तो हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा और मेडिटेशन में जना स्टेज को प्राप्त करना पड़ेगा। और जना स्टेट कैसे प्राप्त होती है कि जब एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जर्वर लाइक मनुष्य और उसने जो टारगेट सेट किया है वो एक दूसरे में घुल मिल जाए। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन तो हम एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। बहुत से लोग दीपक की लो को एक ऑब्जेक्ट मान के अपना मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक व्हील ऑफ कोई भी एक चक्र ले सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज लिया जा सकता है। और जब मेडिटेशन करते 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 हम उसी स्टेज पर पहुंच जाएं कि वह ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगे बिना आंखें खोले, जब वह ऑब्जेक्ट हमको बिना आंखें खोले नजर आने लगे, तो उस स्टेज को कहा है कि ये एक जना स्टेज को हम प्राप्त हो चुके हैं। तो फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जैसे सेंसुअल स्फीयर कॉन्शियसनेस 12 तरीके का है, वैसे ही फॉर्म स्फीयर केवल 5 तरीके का है। और ये 5 तरीके भी सीक्वेंस में है, एक के बाद एक स्टेज को हम प्राप्त करते हैं। इसमें वो नहीं है कि जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के पास डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस है बेस्ड ऑन देयर इमेजिनेशन और देयर एक्टिविटी और अदर फैक्टर। फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस 5 तरीके का है और तरीका 1 से लेकर 5 तक हम पहुंच सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अपने कॉन्शियसनेस को हम डेवलप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम डेवलप कर सकते हैं, हम 5वीं स्टेज पे जाना चाहें तो हमको कुछ फैक्टर्स हैं उनका स्टडी करना पहले जरूरी है और उनको हमें समझना जरूरी होगा। तो पहले तो हम बात करते हैं कि जना जो टर्म है वो है क्या एक्चुअल में। बुद्ध घोषा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुद्ध घोषा, जना जो डिस्कस किया गया है कि दैट इज विलफुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट। विलफुल कॉन्सेंट्रेशन, मेरी मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार एक कॉन्सेंट्रेशन किसी ऑब्जेक्ट को मानकर कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट करता है, उस स्टेज को हम जना प्रोसेस कहते हैं। और वो स्टेज जब वो है ऑब्जेक्ट और वो है मेडिटेटर एक दूसरे में घुल मिल जाएं तो उस स्टेज को जना स्टेज कहा जाता है, राइट।
तो ये जाना स्टेज किस तरीके से आगे बढ़ती है और इसकी दूसरी और स्टेजेस कैसे हैं, उसको भी इस प्रोसेस में डिस्कस किया गया है। हमने कहा कि अभिधम्मा एक साइंटिफिक वे में माइक्रो एनालिसिस है। कोई भी चीज हम समझेंगे तो माइक्रो एनालिसिस। तो जना को जो जो प्राप्त करते हैं, तो उसने कहा कि ये कब पहुंचती है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को मेडिटेशन के समय, जब हम अपने लक्षिक ऑब्जेक्ट को हम अपने मन की आंख से देखना शुरू कर दें, वह स्टेज होती है जना स्टेज। और उसके भी सब स्टेजेस हैं, और वो सब स्टेजेस जो हैं उसको कहा गया है कि जब विजुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट जो है वह एग्जैक्ट रेप्लिका की फॉर्म में हमारे सामने आए मेडिटेशन के समय। एग्जैक्ट रेप्लिका का मतलब क्या है कि जैसे वह ऑब्जेक्ट हमने खुली आंखों से देखा, मेडिटेटिंग स्टेज में भी अगर वह ऑब्जेक्ट उसी रूप में हमारे सामने आ जाए, लेकिन कुछ फॉल्ट हो, जैसे कि कलर, उस ऑब्जेक्ट से कोई कलर हमको विजुअलाइज होना स्टार्ट हो, तो ये एक फॉल्ट है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कलर नहीं था, लेकिन जब हम मेडिटेटिंग स्टेज में हैं, जब हमको वो है ऑब्जेक्ट जो हमारा लक्ष्य हमने डिसाइड किया वो दिख रहा है और उससे कोई कलर फॉर्म हो रहा है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं कि ये रेप्लिका स्टेज है, रेप्लिका स्टेज है। और उसके आगे अगर हम उसमें और कॉन्सेंट्रेट हो जाए, तब हम एक कंसेप्चुअल इमेज पाते हैं। कंसेप्चुअल इमेज का मतलब है जो ऑब्जेक्ट जैसा था वह हमको मेडिटेटिंग फॉर्म में वैसा ही दिखाई दे, तो दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्चुअल इमेज। इस स्टेज को जाना प्रोसेस की इस स्टेज को प्रतिभागा निमित्ता के नाम से जाना गया है। ये सब पाली की टर्म्स हैं, और जैसे हम साइंस में भी हमारी टर्मिनोलॉजी है, उस पाली की लैंग्वेज में भी भगवान बुद्ध ने ये टर्म्स डिस्कवर किए। तो प्रतिभागा निमित्ता, तो प्रतिभागा निमित्ता को हम प्राप्त हो सकते हैं, हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम उसी ऑब्जेक्ट पे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते जाएं बिना डिस्टर्ब हुए, तो हम एक प्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं। प्रोक्सीमेट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोक्सीमेट का मतलब लगभग लगभग उस ऑब्जेक्ट के साथ हम घुल मिल जाते हैं, और उस स्टेज को भगवान बुद्ध ने नाम दिया है उपकारा समाधि। उपकारा समाधि। और उपकारा समाधि में अगर हम फर्दर और आगे बिना डिस्टर्ब हुए कॉन्सेंट्रेट होते चले जाएं, तब हमको एक स्टेज मिलती है जिसको कहते हैं एक्स्टेटिक स्टेज, एक्स्टेटिक कॉन्सेंट्रेशन। और इस एक्स्टेटिक स्टेज को जो टेक्निकल नाम है पाली लैंग्वेज में, वो दिया गया है अपना समाधि। अपना, APPANA, अपना समाधि। और ये वह स्टेज है जब वह ऑब्जेक्ट हमारे अंदर और हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब अब वो हमसे, हमारे कॉन्शियसनेस से वह ऑब्जेक्ट अलग नहीं है और हम उससे अलग नहीं है। तो ये स्टेज जो कहती है, इसको कहते हैं अपना समाधि। तो अपना समाधि जैसे ही आती है, तब एक थॉट प्रोसेस जनरेट हो जाता है, और वह थॉट प्रोसेस कॉन्शियसनेस को जन्म देता है। और ये थॉट प्रोसेस थॉट मोमेंट के थ्रू होता है, जो हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि थॉट मोमेंट कैसे आगे बढ़कर थॉट प्रोसेस को जन्म देता है, और थॉट प्रोसेस की सीक्वेंसेस ही कॉन्शियसनेस को जन्म देती हैं। तो इस तरीके से रूपक प्लान एग्जिस्टेंस इसको कहा गया है कि जो फॉर्म स्फेरिक कॉन्शियसनेस, जिसमें एक आदमी, एक मनुष्य, एक रूप है उसका, और उसमें वो रहते हुए कॉन्शियसनेस को फील कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है वही कॉन्शियसनेस प्रोसेस है। तो जो स्ट्रीम थॉट प्रोसेस की एक्टिवेट होती है अपना समाधि के बाद, तो अपना समाधि के बाद जो स्ट्रीमनेस क्रिएट होगी, वह स्ट्रीमनेस कॉन्शियसनेस की स्ट्रीमनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जिस तरीके से थॉट मोमेंट उत्पन्न होता है
एक स्टैटिक अवस्था में रहता है और फिर वो सीज कर जाता है, समाप्त हो जाता है, और फिर दूसरा थॉट मोमेंट जनरेट होता है और इस तरीके से एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है और वह थॉट प्रोसेस भी जनरेट होता है और सीज कर जाता है। ओके, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो प्रतीत्य समुत्पाद है उसका ये बेस है। वो बेस है कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है और उसकी समाप्ति दूसरी वस्तु का जन्म का कारण बनती है। दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ द जेनेसिस। सो यहां पर आप ये बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि जब थॉट प्रोसेस सीज होता है तो कॉन्शियसनेस भी सीज होता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस ही कॉन्शियसनेस है और वह फिर से दूसरे एक थॉट प्रोसेस को जन्म देता है और दूसरा कॉन्शियसनेस को भी जन्म हो जाता है साथ साथ। तो इस तरीके से यह एक साइकिल चलता जाता है और यह हमेशा के लिए साइकिल चल रहा है और इस तरीके से यह साइकिल 1 जनाज, 2 जनाज, 3 जनाज, 4 एंड 5th जनाज तक जाती है और हर जनाज स्टेज है ये, दैट इज स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, 4th स्टेज, 5th स्टेज ऑफ मेडिटेशन। तो ये फर्स्ट से लेकर के 5वीं अवस्था तक मेडिटेशन की ये जनाज एक के बाद एक सिक्वेंशियल है, एक आएगी फिर दूसरी आएगी फिर तीसरी आएगी और ये सभी स्टेजेस में थॉट प्रोसेस और कॉन्शियसनेस प्रोसेस, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, वह सभी अवस्थाओं से होते हुए गुजरेगी और उनमें प्रतिभंगा निमित्ता, उपकारा समाधि, अपना समाधि और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब स्टेजेस चलती ही रहेंगी साइकिल में एक के बाद एक। ये मेडिटेटिव लोग जो योगी होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो स्टेजेस हमने बताई 1 से लेके 5, ये क्या है, यही इनको समझना होता है और ये अगर समझ गए हम तो हम फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस को समझने के लिए जनाज स्टेजेस को समझना जरूरी है और ये 5 स्टेजेस हैं और ये 5 स्टेजेस किस आधार पे डिसाइड की गई हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। 5 स्टेजेस के 5 फैक्टर्स हैं। जनाज 1, फर्स्ट फैक्टर जो है वह है विटाका। ये टर्म्स थोड़ी अटपटी लग सकती हैं आपको क्योंकि ये पाली लैंग्वेज की टर्म्स हैं और बट ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इसलिए इनको इंग्लिश में भी वही नाम रखा गया है, हिंदी में भी वही नाम है, विताका। फर्स्ट स्टेज विताका, दूसरी स्टेज विकारा, तीसरी स्टेज पिति, चौथी स्टेज सुखा, 5वीं स्टेज एकागता। अब इनका क्या मीनिंग है? ये हर जो हमने कहा कि 5 टाइप का कॉन्शियसनेस है फॉर्म स्फीयर 1 से लेके 5 तक, यह हर फैक्टर एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। हर फैक्टर एक कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। तो कैसे है ये हिस्सा? कि जैसे ही फर्स्ट कॉन्शियसनेस में ये 5 अवस्थाएं रहती हैं, मतलब ऐसा कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस क्या है उसका परिभाषा मैं आपको बताऊं कि कॉन्शियसनेस की जो परिभाषा दी गई है वह है कि जब कोई मेडिटेटर एक लक्ष्य को मानकर, टारगेट मानकर, एक पर्पस के तहत, एक एम के आधार पर कंसंट्रेशन करता है, मेडिटेशन करता है, तो वह जो उस विधि से जो कॉन्शियसनेस डेवलप होता है उसको फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहा कि एक लक्ष्य को टारगेट मानकर जब कोई व्यक्ति एक पर्पजफुल वे में, उसका पर्पज होना चाहिए, उसके आधार पे वो कंसंट्रेशन स्टार्ट करता, मेडिटेट करना शुरू करता है, तो एक जो कंसंट्रेशन उसकी कन्वर्ट होती है कॉन्शियसनेस में, उसको फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब ये है कॉन्शियसनेस, ये 5 तरीके का कहा गया है। फर्स्ट तरीके का कॉन्शियसनेस में ये 5 फैक्टर मौजूद रहते हैं।
पांचों फैक्टर मौजूद रहेंगे। तो पहले जो फर्स्ट कॉन्शियसनेस है फॉर्म स्फीयर का, वह उसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज जना, फर्स्ट स्टेज जना कॉन्शियसनेस। तो उसमें क्या करेगा कि ये पांचों स्टेजेस उसके अंदर हैं। तो वह एक जनरल कॉन्शियसनेस है, जो आदमी, नॉर्मल आदमी है, हम और आप, जो एक जनरल पब्लिक है, उसके सबके पास ये कॉन्शियसनेस रहता है और ये पांचों फैक्टर हमारे साथ चलते रहते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही मेडिटेशन के समय कोई भी मेडिटेटर दूसरी स्टेज जना में प्रवेश करता है, वो कब करेगा, जब वह विताका को एलिमिनेट कर देगा अपने कॉन्शियसनेस से। अपने कॉन्शियसनेस से जब विताका क्या है, टू थिंक, मतलब हम सोचते रहते हैं हमेशा। हम जब भी बैठे हैं, जब भी चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सोचते होते हैं। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, कॉन्शियसनेस सोचता है हमेशा। और मेडिटेशन में भी हम सोच रहे होते हैं कई बार। तो पहला स्टेज में तो सोच ही रहे हैं नेचुरली, लेकिन दूसरा स्टेज तब हम अचीव करेंगे जब हम सोचना बंद कर देंगे। तो सोचना क्या है, वह है टेक्निकल टर्म है विताका। तो विताका जब एलिमिनेट हो जाए तो समझो कि हम फॉर्म स्फीयर के सेकंड स्टेज कॉन्शियसनेस में है। थर्ड स्टेज कॉन्शियसनेस में हम क्या, दो चीजों को एलिमिनेट करते हैं। क्या, विताका और विकारा। विकार का मतलब है, इनका भी डिस्कशन आगे आएगा कि विकारा क्या होता है। विकार, डिफरेंट काइंड के विकार होते हैं हमारी पर्सनालिटी में, उनको हम छोड़ दें, एलिमिनेट कर दें, तो हम तीसरी स्टेज में प्रवेश करते हैं। और चौथी स्टेज में जब हम पीटी, एक टर्म है पीटी, आगे मैं डिस्कस करूंगा पीटी क्या है, उसको एलिमिनेट कर दें तो हम तीसरी स्टेज में आ जाते हैं। उसके बाद हम सुख का अनुभव करना भी बंद कर दें। सुख, आनंद, जॉय, उसको भी हम भूल जाएं। मेडिटेशन के ही समय की बात हो रही है, जनरल लाइफ की बात नहीं है। मेडिटेट करते करते जब हम सुख, आनंद को भी से भी आगे बढ़ जाएं, तो ये चौथी स्टेज हम पाते हैं। और पांचवी स्टेज में एकगता, एकाग्रता, मतलब नथिंगनेस लेस। तो इस तरीके से जो नथिंग, कुछ भी नहीं है, शून्यता में हम प्रवेश कर जाएं, वो पांचवी स्टेज है। तो वो फॉर्म स्फीयर की पांचवी स्टेज है, सुपर स्टेज होती है। और इस तरीके से ये 5 टाइप का कॉन्शियसनेस बताया गया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो 5 टर्म हमने डिस्कस किए, ये है क्या एक्चुअली। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विताका। विताका क्या है, ये एक अनमोरल मेंटल स्टेट है। अनमोरल का मतलब इसमें ना इमोरल है ना मोरल है, तो ये मोरल फ्री स्टेट है। मोरल फ्री स्टेट जो है वो, इसका मतलब जब मोरल फ्री है तो इसमें मोरल जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो स्टेज, वो है स्टेज जिसमें हम थॉट ऑफ सेंस ऑफ डिजायर, काम, वो इसमें आता है। थॉट ऑफ हेट्रेट, किसी से घृणा जब बहुत ज़्यादा हम करने लगे, वो विताका का हिस्सा बनता है। थॉट ऑफ क्रूएल्टी, किसी के प्रति हम बहुत अत्याचार स्टार्ट कर दें, उसको पीड़ा पहुंचाएं, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, वो उसको हम पहचानना शुरू करें। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये कैरेक्टर हमारे कॉन्शियसनेस में है, तो इन सब की इकट्ठा करके हम एक ग्रुप में जब बांधते हैं तो इसको विताका बोलते हैं। तो इसका एलिमिनेशन बहुत जरूरी है। तो जैसे ही इसका एलिमिनेशन होता है, हम सेकंड स्टेज ऑफ फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं। दूसरा जो एक टर्म आया, विकारा। विकार का मतलब क्या है, टू मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, टू मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, ये है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है, जब हमने एक लक्ष्य अपना डिसाइड करके मेडिटेशन स्टार्ट किया, लेट्स से वो कोई एक चक्र है या कोई वो दीपक है, तो होगा क्या, हमारा माइंड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा। हम आंख बंद करेंगे, हम मेडिटेट स्टार्ट करेंगे करना, तो भी हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो विकार क्या है, विकार वो है जो उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक रिंग बना लेते हैं। रिंग बनाते हैं
वह रिंग क्या है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा माइंड है, वह उस ऑब्जेक्ट का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है? हम किसी भी जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको चारों तरफ से देखते हैं, आगे से पीछे से सब तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। तो उसी तरीके से वह इन्वेस्टिगेशन डाउट क्रिएट करता है। इन्वेस्टिगेशन का एंड पॉइंट हमेशा डाउट होता है। कोई भी पुलिस भी किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करती है तो वह निर्णय पर पहुंचने से पहले डाउट में पहुंचती है, डाउट क्रिएट होता है। तो इस डाउट को भी हमें एलिमिनेट करना होता है। जब हम डाउट को एलिमिनेट करते हैं तो विकारा एलिमिनेट हो जाता है, और विकारा एलिमिनेट होते ही हम तीसरी स्टेज में प्रवेश करते हैं। अब तीसरी स्टेज कहाँ है? पिति। पिति क्या है? एंजॉय, प्लेजर। तो मेडिटेशन में जब हम जॉय को भी भूल जाएं, जॉय जो है आनंद जिसको हम कह रहे हैं, उसको भी भूल जाएं, तो हम पिटी को एलिमिनेट कर देते हैं। है ना? आनंद का मतलब है कि मोरल और इमोरल दोनों ही तरीके का आनंद इसमें कैटेगराइज किया है, मोरल और इमोरल आनंद। तो इसको भी हम छोड़ दें, प्लेजर को भी छोड़ दें। तो अब हम चौथी स्टेज में प्रवेश करेंगे, और जिसको हम कहते हैं फोर्थ स्टेज ऑफ फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस। नाउ फोर्थ स्टेज के बाद जब हम हैप्पीनेस को भी भूल जाते हैं मेडिटेशन में, सुखा, चौथा स्टेज जो फैक्टर हमने डिस्कस किया पहले, सुखा। और सुख क्या है? वह सुख की जो प्रिकर्सर होती है वो पीति होती है। पीति क्या है? जॉयफुलनेस, आनंद। आनंद के बाद खुशी मिलेगी। तो जब हम पीति को ही एलिमिनेट कर चुके हैं तो सुख भी एलिमिनेट उसी समय हो जाता है। इसीलिए कुछ बौद्ध बुद्धिजीवी या बौद्ध दार्शनिक लोग फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस को केवल 4 ही स्टेजेस का मानते हैं, क्योंकि चौथी स्टेज में पीति और सुख दोनों एक साथ एलिमिनेट होते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। 5वीं स्टेज है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है बैलेंस माइंड डेवलप करना। तो ये जब चारों ही स्टेज एलिमिनेट हो जाती हैं तो एक कॉन्शियसनेस ऐसा डेवलप होता है जो एक बैलेंस्ड होता है। वह मोरलिटी के से भी दूर है, इमोरलिटी से भी दूर है, दुख से भी दूर है और खुशी से भी दूर है। उसके पास ना तो डाउट है, उसके पास ना तो प्लेजर है, ना तो उसके पास कोई कहेंगे कि एंजॉय है। तो वह कॉन्शियसनेस, वह ब्रेन नहीं कहेंगे, माइंड। ब्रेन तो मटेरियल है। माइंड जब उस स्टेज को अटेन करता है जिसमें ना सुख है ना दुख है, जिसमें ना एंजॉय है, जिसमें ना डाउट है, जिसमें ना हैप्पीनेस है, और जिसमें ना कोई किसी तरीके का हम कहें कि लगाव है, तो यह 5 फैक्टर मिलकर के 5 कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं, जो फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस कहते हैं जिसको। आगे इसमें कहा गया है कि जब कोई मेडिटेटर 5th स्टेज को, 5th जना को अचीव करता है तो वह स्टेज ब्रेथलेसनेस की होती है। ब्रेथलेसनेस का मतलब ब्रेथिंग सीज हो जाती है। तो ब्रेथिंग सीज हो जाती है, साथ ही साथ उस स्टेज में दुख और प्लेजर दोनों समाप्त हो जाते हैं, और वह व्यक्ति पेन से भी इम्यून हो जाता है, उसको दर्द नहीं होता है। कहें कि उस स्टेज में अगर मेडिटेटर की कोई हानि पहुंचाना चाहे तो उसको दुख नहीं होगा, उसकी कोई गर्दन भी काटना चाहे तो दुख नहीं होगा। वह एक बहुत टॉप स्टेज हम कहते हैं मेडिटेशन का, वह होती है। और उपेक्षा जो है, जो 5th स्टेज है, वह न्यूट्रल फीलिंग है। उसको आगे डिस्कस किया, न्यूट्रल फीलिंग, ना उसमें कोई पेन है, ना दर्द है, ना खुशी है। साथ ही वह इंटेलेक्चुअल उपेक्षा जिसको कहते हैं, इंटेलेक्चुअलनेस है, वहां पर ट्रुथनेस है, वहां पर कोई डाउट नहीं है, ट्रुथनेस है। और वह स्टेज ही एथिकल स्टेज है, वह मोह से दूर है, तो एथिकल स्टेज है। और 6th
जो स्टेज उन्होंने कहा है एकाग्रता, एकाग्रता है पॉइंटेडनेस। एक जगह अब हम बिल्कुल, हमारा जो चित्त है वह एक जगह पर स्टेबल हो जाता है, और वह स्टेज होती है जहां पर हम सुप्रामुंडन स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, पहुंचते नहीं, उस तरफ बढ़ते हैं। तो और ये टेम्पररी इनहिबिट हो, क्योंकि हम मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन जैसे समाप्त करेंगे, ये सभी 6 की 6 फैक्टर हमारे अंदर फिर से आ जाएंगे। मेडिटेशन के समय हमने एलिमिनेट किया है, मेडिटेशन समाप्त होते ही ये सभी फैक्टर फिर से हमारे अंदर प्रवेश करेंगे और हम एक साधारण व्यक्ति की तरह ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम हमारा फॉर्म स्फीयर कॉन्शियसनेस को डिस्कस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सेकंड कॉन्शियसनेस है जो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड इस टॉपिक को मैंने बहुत साधारण शब्दों में, बहुत साधारण लैंग्वेज में भी आपके सामने रखा है, और मैं आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर आपने अचीव की होगी, समझी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।